सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 2। ठीक है, दिस इज़ आल्सो एन इंट्रोडक्टरी लेक्चर। तो इसमें बेसिकली हम डिज़ाइन ऑफ स्ट्रक्चर के मतलब पढ़ेंगे। जब भी कोई आप स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं, स्पेसिफिकली स्टील स्ट्रक्चर में, द अननोन क्रॉस सेक्शनल डिटेल्स आर टू बी डिटरमिन्ड। यानी कि हमने फॉर पर्टिकुलर मेंबर, ठीक है, बीम्स है या कॉलम है, ठीक है, या कोई ट्रस के मेंबर्स हैं, उनके लिए हमने क्रॉस सेक्शन सेलेक्ट करना कि कौन सी क्रॉस सेक्शन हम यूज़ करेंगे। तो क्रॉस सेक्शन के मतलब मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था AISC शेप्स का डेटाबेस से। तो बेसिकली क्या करना होता है, थ्योरेटिकली डिज़ाइन करना है ना आपने, ठीक है, क्लास में पढ़ना है, तो आप इन शेप्स में से एक चूज़ करेंगे कि कौन सी बेस्ट शेप है जो हम अपने स्ट्रक्चर मेंबर के लिए यूज़ करेंगे। इनमें से एक चीज़ आपने सेलेक्ट करनी है, ठीक है। और जब आप प्रैक्टिकली डिज़ाइन करते हैं तो फिर ये डाटा आपको फैक्ट्री से मिलता है कि फैक्ट्री में अवेलेबल क्या है, ठीक है। और इसके अलावा भी कुछ पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है, प्रैक्टिकली कौन सा सूटेबल रहेगा, ठीक है, लेबर कंडीशंस क्या है, बाकी चीज़ें। तो ये चीज़ें हम सारी आज डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। कहता है जी कि अननोन क्रॉस सेक्शनल डिटेल्स आर टू बी डिटरमिन्ड। फिर आ जाता है स्पेन लेंथ, ठीक है, मेंबर की लेंथ क्या होगी, बेसिक डायमेंशंस क्या होगी, आर टेकन फ्रॉम आर्किटेक्चरल ड्राइंग। तो आर्किटेक्चरल ड्राइंग से आपको क्या मिल जाएंगे, ये बेसिक ज्योमेट्रिक इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी हर एक मेंबर की, ठीक है। स्पेसिफिकली लेंथ क्या होगी, ठीक है। इसके अलावा फिर आप स्पोर्ट्स कंडीशंस आप खुद डिसाइड करेंगे, ठीक है। और फिर आप बाकी उसके पैरामीटर्स भी आप क्या करेंगे, खुद डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो कुछ ज्योमेट्रिक इंफॉर्मेशन आपको आर्किटेक्चरल ड्राइंग से अवेलेबल होंगे। नेक्स्ट है एक्सपेक्टेड लोड्स आर डिटरमिन्ड यूजिंग हैंड बुक्स एंड कोड्स अकॉर्डिंग टू ऑक्यूपेंसी ऑफ द स्ट्रक्चर। तो जो एक्सपेक्टेड लोड्स हैं वो डिटरमिन होती हैं हैंड बुक से, कोड से, ठीक है। तो कोड मैं आपको एक बताता हूँ, और वो डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू ऑक्यूपेंसी ऑफ द स्ट्रक्चर। ऑक्यूपेंसी ये है कि किस तरह की बिल्डिंग है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल है, एक तो वो इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, कि किसी भी डिज़ास्टर के केस में या अनएक्सपेक्टेड लोड के केस में, ठीक है, सबसे जो सेफ बिल्डिंग होनी चाहिए दैट इज़ हॉस्पिटल, ठीक है। क्योंकि हॉस्पिटल में एक तो एवैक्यूएशन उस तरह से एमरजेंसी एवैक्यूएशन नहीं की जा सकती, ठीक है, जो ऑलरेडी वहाँ पे ऑक्यूपेंट्स हैं। दूसरा ये है कि इन केस ऑफ एमरजेंसी हॉस्पिटल्स आर प्राइम नेसेसिटी पे हॉस्पिटल्स आते हैं। तो हॉस्पिटल की ऑक्यूपेंसी, ठीक है, उसके लोड डेफिनेटली आप उनको हाई प्रायोरिटी पे, हाई फैक्टर्स के साथ, ठीक है, कंसीडर करते हैं। इसी तरह जहाँ पे पब्लिक गैदरिंग ज़्यादा होती है तो वहाँ पे लोड ज़्यादा होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी ज़्यादा होगा, ठीक है, या लोड के फैक्टर्स ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो जैसे पब्लिक बिल्डिंग्स हैं, जैसे प्रेयर हॉल्स हैं, ठीक है, तो प्रेयर हॉल्स हैं, असेंबली हॉल्स हैं, ठीक है जी, स्कूल्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो इनका लोड ज़्यादा होगा। तो फिर आ जाते हैं कमर्शियल प्लाजाज, ठीक है जी, जहाँ पे पब्लिक का हजूम होता है। तो ऐसी चीज़ों के लिए फिर आपको स्पेशल लोड्स कंसीडर करने पड़ते हैं, ठीक है जी। तो नॉर्मली लोड जो होते हैं हमारे वो रेजिडेंशियल्स की होती हैं, ठीक है। अब जो वेयर हाउसेज होते हैं, वेयर हाउसेज में लोड ज़्यादा होते हैं लेकिन इम्पोर्टेंस फैक्टर कम होता है, क्योंकि वहाँ पे लाइफ सेफ्टी इतनी कंसर्न्ड नहीं होती। तो ये सारी चीज़ें आप कहाँ से देखते हैं, कोड से या हैंड बुक से या अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस और एक्सपेक्टेड लोड, ठीक है जी। तो एक मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कोड्स। सो दिस इज कोड
which is called American Society of Civil Engineers मिनिमम डिज़ाइन लोड फॉर बिल्डिंग एंड अदर स्ट्रक्चर्स। ये मे भी आपने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा हो पहले, या मे भी आप फर्स्ट टाइम इसको देख रहे हो। तो इस तरह से प्रॉपर ये एक बुक होती है, हैंड बुक होती है, जो कि प्रॉपर गाइडलाइन आपको प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो इसमें ये सारा कुछ है, ठीक है, फॉर बिल्डिंग्स एंड अदर स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो ज़्यादातर हम इसी को ही फॉलो करते हैं, ठीक है जी। तो ये 408 सफ़ात पे एक बुक है प्रॉपर, ठीक है, पूरा कोड है ये। सो इसमें है डेफिनेशंस हैं, फिर इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है जी। फिर ये लोड के कम्बिनेशंस आ जाते हैं, ठीक है जी। तो ये सारी वैल्यूज़ हम यहाँ से लेते हैं, इवन अर्थक्वेक लोड्स, विंड लोड्स, ठीक है, उसकी इक्वेशंस, ठीक है, पैरामीटर्स जो हम डिटरमिन करते हैं वो इसी कोड के अगेंस्ट करते हैं, ठीक है। तो कोड में भी आपको सही साफ से नज़र ना आ रहा हो तो इस पे हम बाद में बात करेंगे, ठीक है जी। तो फ़िलहाल लेक्चर पे बात करते हैं। देन ना जी, टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स टू बी यूज्ड एंड देयर प्रॉपर्टीज़ आर डिसाइडेड, कि भाई कौन सा कंस्ट्रक्शन मटेरियल आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है जी, एंड देयर प्रॉपर्टीज़ आर डिसाइडेड। सो फॉर स्टील स्ट्रक्चर, ठीक है जी, देर आर मोर देन वन टाइप्स ऑफ स्टील, ठीक है जी। हाई कार्बन स्टील है, माइल्ड स्टील है, ठीक है जी। तो टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल या टाइप्स को बजाय हम ग्रेड्स कह लेते हैं। ग्रेड्स ऑफ स्ट्रक्चर स्टील, डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ स्ट्रक्चर स्टील। सो नंबर 1 आएगा आपके पास ASTM A36 विच इज़ कॉल्ड माइल्ड स्टील, ठीक है जी। तो ये सबसे कॉमनली हम यूज़ करते हैं, ठीक है, पाकिस्तान के अंदर वगैरह वगैरह में, ठीक है जी। सो A36 मीन कि इसकी जो स्टील की यील्ड स्ट्रेंथ होगी, यहाँ पे हम इसको राइट करते हैं। सो ASTM अमेरिकन सोसाइटी ऑफ टेस्टिंग मटेरियल, इसका A36 स्टील जो है दैट इज़ अ टाइप ऑफ माइल्ड स्टील। अब सिर्फ मटेरियल की बात हो रही है, ठीक है, कोई ज्योमेट्री, कोई क्रॉस सेक्शन, किसी चीज़ की बात नहीं हो रही, सिर्फ मटेरियल जो यूज़ होगा उसकी बात हो रही है। तो इसकी FY यानी कि यील्ड स्ट्रेंथ होती है 36 KSI, और विच इज़ कॉल्ड 36 किलो पाउंड पर स्क्वायर इंचेस, ठीक है जी। तो 36 किलो पाउंड पर स्क्वायर इंचेस और 36,000 पाउंड पर इंचेस, और इसकी जो यील्ड स्ट्रेंथ होती है दैट इज़ 250 मेगा पास्कल, इफ़ आई एम करेक्ट, ठीक है जी। तो सिमिलरली फॉर दैट अल्टीमेट स्ट्रेंथ होती है इसकी 400 मेगा पास्कल, ठीक है जी। तो ये उसकी अल्टीमेट और फ्रैक्चर स्ट्रेंथ होती है, एंड दिस इज़ I think 50 समथिंग KSI इसकी अल्टीमेट होती है स्ट्रेंथ, ठीक है जी। तो इसी तरह से ASTM A992, ठीक है जी। अब इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, तो ये वाला ग्रेड भी आप यूज़ होता है, ठीक है जी। A36 से ये बेहतर है, ठीक है जी। तो इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, ठीक है जी, लेकिन
इसके ऊपर आपको क्वालिटी कंट्रोल उसने कहा कि स्ट्रिक्ट चाहिए होता है। दूसरा क्या है, डक्टिलिटी इसकी कम होती है, स्ट्रेंथ बेशक ज़्यादा होती है ASTM A992 की, ठीक है जी। तो वो हम चेक कर लेते हैं जी कि अगर कोई टेबल गिवन है तो ASTM A992 स्टील प्रॉपर्टीज़, तो इसकी यील्ड स्ट्रेंथ 50 के SI होती है, ठीक है जी 50। और हाँ, इसको 345 मेगापास्कल स्टील भी बोलते हैं। तो 250 के बजाय जो आपका है A992 स्टील जो है, अब इसकी FY है 345 KSI और 345 मेगापास्कल विच इज 50 KSI और 50,000 पाउंड पर स्क्वायर इंचेस, ठीक है जी। तो मेगापास्कल बेसिकली क्या होता है, मिलियंस न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, ठीक है जी, दैट इज़ कॉल्ड मेगापास्कल। तो ये इसकी यील्ड स्ट्रेंथ होती है और फ्रैक्चर स्ट्रेंथ डेफिनेटली इसकी क्या होती है, ज़्यादा होती है। टेंसाइल स्ट्रेंथ इज़ 450 मेगापास्कल। सो अगर आप कंपेयर करें ना, अल्टीमेट स्ट्रेंथ जो है वो तकरीबन बहुत कम फ़र्क है, जबकि यील्ड स्ट्रेंथ में ज़्यादा फ़र्क है। तो इसका मतलब क्या है कि इसका यील्ड से लेके अल्टीमेट तक गैप ज़्यादा होता है, इसकी डक्टिलिटी ज़्यादा होगी। यानी कि आप को मैं इसकी डायग्राम समझाता हूँ, ये चीज़ आपने अंडरस्टैंड करनी है मटेरियल के बारे में। कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसकी स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ड्रॉ करते हैं, से ये जो मैं रेड में ड्रॉ कर रहा हूँ ना, दिस बिलोंग्स टू माइल्ड स्टील। पहले इलास्टिक रेंज आएगी, फिर यील्डिंग आएगी, फिर क्या होगा जी, स्टेन हार्डनिंग जोन होगा, और फिर जाके अल्टीमेट के बाद ये क्या करेगा, फेल करेगा। सो अगर आप ये एरिया देखते हैं कि आफ्टर यील्डिंग इसकी यहाँ पे होगी FY, और अल्टीमेट स्ट्रेंथ इसकी यहाँ पे होगी, जहाँ पे मैक्सिमम स्ट्रेंथ आएगी FU। तो FU यहाँ पे होगी जी, जहाँ पे इसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ होगी, मैक्सिमम ये जो इस पॉइंट पे जो स्ट्रेस होगी। तो आप देखिए यील्डिंग के बाद ये जो है इसका स्टेन हार्डनिंग जोन है, दैट इज़ अ वेरी लार्ज एरिया, मीन इसकी डक्टिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसी तरह अगर मैं ग्रीन में शो करूं आपको A992 स्टील, सो दैट विल बिहेव लाइक दिस। उसकी यील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, बट उसका स्ट्रेन हार्डनिंग जोन क्या होगा, कम होगा। अब देखिए उसकी यील्ड स्ट्रेंथ तो ज़्यादा है, FY डेफिनेटली हायर साइड पे है, तो स्ट्रेंथ उसकी क्या है, ज़्यादा है, लेकिन उसका जो स्ट्रेन हार्डनिंग जोन होता है दैट इज़ वेरी लेस, तो वो डक्टाइल कम होता है, ठीक है। यील्डिंग के बाद
जो आपका अप टू फेलियर है, फ्रैक्चर तक का जो टाइम है, या जो एक्सेसिव एनर्जी एब्जॉर्प्शन है, एक्सेसिव डिफ्लेक्शन है, वो पार्ट A992 का कम होता है। तो A36, ठीक है, ये आपका क्या है, ए मोर डक्टाइल स्टील है, ठीक है। तो इसी तरह डिफरेंट ग्रेड्स यूज़ करते हैं, ठीक है। आल तो स्ट्रेंथ में सुपीरियर कौन सा है, आपका A992 है, उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, लेकिन उसका डक्टिलिटी पैरामीटर कम होता है। और डक्टिलिटी आपका इन केस ऑफ स्पेसिफिकली अर्थक्वेक इज़ मच इम्पोर्टेंट। तो होपफुली ये कंसेप्ट आपको समझ आ रहे होंगे, ठीक है। तो कोई एग्री बंदा कर सकता है कि मैंने जो पढ़ाया उसको प्रॉपरली, एक तो ऑनलाइन उसको आवाज़ भी सही आई है, स्क्रीन भी सही नज़र आई है, और दूसरा उसको समझ भी आई है। कोई बंदा कंफर्म कर सकता है, एनीवन? बाकी चलो, किसी का अगर कोई पार्ट मिस हो गया तो वो रिकॉर्डिंग देख सकता है, बट एनीवन क्लास के अंदर कोई एक कंफर्म कर दे। सो इज़ क्लास गोइंग ओके? नहीं तो फिर आपको रिकॉर्डिंग ही देखनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि आई सर थिंक शुरू में आवाज कट रही थी और बीच में ठीक हो गया। अभी ये वाला पार्ट समझ में आया, जो मैंने ये जो मैंने ये टेस्ट एंड कर्व ड्रा करके बताई है? जी सर, हाँ ये चले, एक ठीक साथ ही है। सारी ड्रॉ हो गई थी, पहले आ, गैप होता था फिर दोबारा सारा डायग्राम आ जाती थी सामने रुक रुक कर। थोड़ा सा इंटरनेट का इशू है, आज मैं यूनिवर्सिटी में बैठा हुआ हूँ ना, तो इधर थोड़ा सा प्रॉब्लम है इंटरनेट का, ठीक है। सो नेक्स्ट, चलो ये आप जी सर। रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, अगर कोई चीज़ अगर आपको ना समझ आई तो, ठीक है। तो आप मुझसे कम्युनिकेट करके क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स गेट बैक टू अवर लेक्चर। तो टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल, इस तरह और भी बेशुमार टाइप्स हो सकती हैं, ठीक है जी। तो दो मटेरियल मेनली यूज़ होते हैं, ठीक है, फॉर स्ट्रक्चर स्टील शेप्स। इसी तरह वेल्ड के लिए जो मटेरियल यूज़ करते हैं, जो वेल्डिंग के जो रॉड्स यूज़ करते हैं, उनके डिफरेंट ग्रेड्स होते हैं, ठीक है। रिवर्ट्स जो आप यूज़ करते हैं, बोल्ट्स यूज़ करते हैं, उनके ग्रेड्स डिफरेंट होते हैं, ठीक है जी। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है कि हर एक का आपने ग्रेड भी याद रखना है, ठीक है। सो देन आ जाता है साउंड नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ स्टैटिक्स, डायनामिक्स, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स एंड स्ट्रक्चर एनालिसिस रिक्वायर्ड फॉर ए गुड डिज़ाइन। तो ये आपके सारे कंसेप्ट प्रीलिमिनरी जितने भी आपने सब्जेक्ट पढ़े हैं, मैकेनिक्स पढ़ा है, ठीक है, इसी तरह आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल 1 पढ़ा है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल 2 पढ़ा होगा, ठीक है आपने, इसी तरह थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स पढ़ा होगा, स्ट्रक्चर एनालिसिस, ठीक है, 1 2। तो ये सारे कंसेप्ट अप्लाई होंगे फॉर अ गुड डिज़ाइन, ठीक है। तो इसके लिए भी हैंड बुक्स होती हैं, ठीक है। तो कंसेप्ट सारे अप्लाई होंगे, बट वी विल ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में हम इन चीज़ों को स्टडी करेंगे इसी क्लास के अंदर। फिर है कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस, के प्रैक्टिसेस क्या चल रही हैं, ठीक है, हर जगह की डिफरेंट होती हैं, हर कंट्री की डिफरेंट होती हैं, ठीक है जी। प्रैक्टिसेस उसके मुताबिक हर कंट्री का अपना कोड होता है, ठीक है। तो हम बिल्डिंग कोड ऑफ पाकिस्तान यूज़ करते हैं, ठीक है जी। सो तकरीबन वो कॉपी होता है अमेरिकन कोड्स की, ठीक है। सो दैट्स वाई हम अमेरिकन कोड्स ही को ज़्यादा रेफ़र करते हैं, ठीक है। तो कुछ स्लाइड मॉडिफिकेशंस होती हैं जो बिल्डिंग कोड ऑफ पाकिस्तान में हैं, ठीक है, तो वो भी हम इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है जी। जनरली जो हमारा है वो ज़्यादातर जो बेस्ड है वो अमेरिकन कोड्स की बेस पे है। तो नेक्स्ट है जी कि एक्सपीरियंस फॉर द स्ट्रक्चरल बिहेवियर आर आल्सो इम्पोर्टेंट। तो स्ट्रक्चरल बिहेवियर क्या है, हर एक एलिमेंट का या हर एक एलिमेंट ही कह ले, ठीक है, डिफरेंट होता है, ठीक है। एक मेंबर अगर टेंशन में है तो उसका बिहेवियर, ठीक है, कंप्रेशन वाले एलिमेंट से डिफरेंट होगा, ठीक है।
बेंडिंग में बिहेवियर डिफरेंट होगा, शेयर में बिहेवियर डिफरेंट होगा, ठीक है, तो टॉर्जन में बिहेवियर डिफरेंट होगा, ठीक है। तो यही कॉमन टाइप्स है जिस पे लोडिंग होती है, ठीक है। सम टाइम क्या होता है, कम्बिनेशन लोड होता है, जैसे कि एक मेंबर अगर कंप्रेशन में भी आ रहा है और उससे बेंडिंग भी आ रही है, तो बेंडिंग जो है वो और क्रिटिकल हो जाती है, ठीक है। सो आई विश के हम अगर फिज़िकली क्लास में होते तो मैं आपको एक्सप्लेन करता कि कैसे बेंडिंग एग्जैजरेट हो जाती है अंडर कंप्रेसिव लोड्स, ठीक है। सो वी विल डिस्कस इन लेटेस्ट स्लाइड्स। तो इस तरह के डिफरेंट स्ट्रक्चरल बिहेवियर हैं जिनका एक्सपीरियंस, जिसका नॉलेज जो है आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो चीज़ें भी हम क्लास के अंदर स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है जी कैपेसिटी एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर्स, ठीक है जी। तो मोटा मोटा आपको मैं ये बता दूं कि कैपेसिटी एनालिसिस क्या होता है जी, कि जिस तरह आप स्ट्रक्चर एनालिसिस करते हैं ना, और आप कहते हैं जी कि से एक फलाना मेंबर है, कॉलम है या बीम है, ठीक है जी। तो उसे कॉलम है, कॉलम 1 उसका नाम है जी, ठीक है जी, कोई एक कॉलम है, उसके अंदर जो कंप्रेसिव लोड आ रहा है या कंप्रेशन आ रही है, दैट इज से 200 किलो न्यूटन उसमें जी कंप्रेशन आ रही है, ठीक है। एनालिसिस करके निकालते हैं ना आप, तो वो होता है बेसिकली उसके अंदर लोड्स की वजह से इंटरनल स्ट्रेसेस कितनी डेवलप हो रही हैं, ठीक है जी। सो दिस इज कॉल्ड आर यू, ठीक है जी, कि उसके अंदर लोड्स की वजह से इंटरनली कितनी फोर्स जनरेट हो रही है, ठीक है। तो इंटरनल स्ट्रेसेस कितनी फोर्स जनरेट कर रही है, तो कैपेसिटी होती है कि मेंबर स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई बाई ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज, ठीक है जी। तो एक तो स्ट्रेंथ किसकी होगी जी, मटेरियल की। मैंने आपको पहले बताया कि जैसे A36 और ये इसकी स्ट्रेंथ है, यील्ड स्ट्रेंथ है और अल्टीमेट स्ट्रेंथ है, ठीक है, ये मैंने आपको बताया ना। तो इसी तरह जो कैपेसिटी होगी वो दो चीज़ों पे डिपेंड करेगी। नंबर 1 इज स्ट्रेंथ, ठीक है, जो कि मटेरियल की प्रॉपर्टी है, फिर ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज उसके साथ क्या होंगी, मल्टीप्लाई होंगी। सो फॉर स्पेसिफिकली कैपेसिटी इन कंप्रेशन, कंप्रेशन में जो कैपेसिटी होगी दैट विल बी स्ट्रेंथ एफ वाई से यील्ड स्ट्रेंथ है, मल्टीप्लाई बाई ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज एरिया, ठीक है जी। तो कंप्रेशन में जो कैपेसिटी होगी दैट विल बी एफ वाई इंटू एरिया। सो ये चीज़ आपको समझ, एफ वाई आप डिपेंड करेगा कि मटेरियल आपने कौन सा यूज़ किया है, A36 यूज़ किया है या A992, और उस क्रॉस सेक्शन का जो एरिया होगा वो मल्टीप्लाई करेंगे तो कैपेसिटी आ जाएगी, ठीक है जी। तो कैपेसिटी एनालिसिस में हम क्या करते हैं, कोई भी मेंबर है या कोई भी सेक्शन है उसके साथ मटेरियल कौन सा यूज़ हुआ है, अगर हमें ये दोनों चीज़ें पता हों तो हम उसकी कैपेसिटी निकाल सकते हैं कि वो कितना कंप्रेशन में लोड ले सकती है, टेंशन में कितना लोड ले सकती है, ठीक है, मोमेंट कितना बेयर कर सकती है और शेयर कितनी बेयर कर सकती है, ठीक है जी। सो दिस इज कॉल्ड कैपेसिटी एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर। सो कैपेसिटी एनालिसिस हम क्यों करते हैं, कैरीड आउट टू चेक ऑलरेडी मेड डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन। ऑलरेडी अगर किसी ने कोई डिज़ाइन किया हुआ है या कोई बिल्डिंग या कोई स्ट्रक्चर इस तरह का प्रेजेंट है, ठीक है, तो उसको आप दोबारा से वैल्यूएट करना चाहते हैं, तो अब आपको क्रॉस सेक्शन नोन हो जाएगा, मटेरियल नोन हो जाएगा, तो आप उसकी कैपेसिटी निकालेंगे, ठीक है जी। और फिर आप लोड्स के अगेंस्ट चेक करेंगे कि क्या लोड्स और कैपेसिटी, ठीक है। तो लोड अगर तो लोड कैपेसिटी से
इफ़ अप्लाइड लोड इज़ लेसर देन द कैपेसिटी ऑफ द मेंबर डिज़ाइन इज सेफ्ड, और अगर लोड बढ़ जाते हैं तो मेंबर इज़ नॉट सेफ। ठीक है, तो ये चीज़ हम चेक करते हैं। मटेरियल प्रॉपर्टी स्पैन एंड क्रॉस सेक्शन डिटेल्स आर नोन, लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ मेंबर्स और स्ट्रक्चर इज एवेल्युएटेड। ठीक है जी, तो ये सारी हम चीज़ें पढ़ चुके हैं। बेसिक डिज़ाइन इक्वेशन क्या है? यूज फॉर डिज़ाइन एंड कैपेसिटी एनालिसिस इन ऑल टाइप्स ऑफ इक्वेशन एंड एनालिसिस मेथड्स। लोड का इफेक्ट्स मल्टीप्लाई बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी इक्वल टू मैक्सिमम इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाई मटेरियल ऑफ द स्ट्रक्चर। ठीक है जी, लोड का फैक्ट कितना है? मल्टीप्लाई बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी इक्वल टू मैक्सिमम इंटरनल। तो हम क्या करते हैं, ये से आपके पास लोड का फैक्ट है आर यू, इसको मैंने बोला था। ठीक है जी, एंड दिस विल बी कॉल्ड आर एन। तो आर यू इक्वल टू एक सिंबल यूज़ होता है फाई। ठीक है जी, तो उसकी जगह मैं ये एंड यूज़ कर रहा हूँ, आपने फाई सिंबल यूज़ करना है। ठीक है जी, फाई और एन, ये सिंपल इक्वेशन है। अब ये फाई क्या है? कैपेसिटी रिडक्शन फैक्टर है। ठीक है, तो अगर आप इसको कैपेसिटी के साथ अप्लाई करेंगे इट विल बी लेस देन 1, और अगर आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी लोड के फैक्ट के साथ अप्लाई करेंगे देन ये, इसको आपने 5 पढ़ना है। ठीक है, 5 विल बी लेस देन 1, एंड अगर आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी लोड के साथ अप्लाई कर रहे हैं तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ठीक है, ये रूल आपने याद रखना है, यही बेसिक इक्वेशन है। ठीक है जी, डिज़ाइन की स्ट्रेंथ की। ठीक है, सो लोड इफेक्ट्स में बी एक्सियल फोर्स, शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट एंड टॉर्क। ठीक है जी, corresponding to each applied load action there is a resistive force such as resisting axial force, resisting shear and resisting moment. So in design applied actions and material resistance are equated to each other with some factor of safety. ठीक है जी, तो in design applied actions and material resistance are equated to each other with some factor of सेफ्टी। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी को मैंने आपको बता दिया। और सम टाइम क्या होता है कि बेसिकली 2 फैक्टर भी यूज़ होते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी मल्टीप्लाई बाई लोड इफेक्ट्स इक्वल टू कैपेसिटी रिडक्शन फैक्टर मल्टीप्लाई बाई कैपेसिटी ऑफ द स्ट्रक्चर। तो सम टाइम ये दोनों फैक्टर हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। ठीक है जी, तो डिफरेंट मेथड्स हैं स्ट्रक्चरल डिज़ाइन के, तो डिफरेंट फैक्टर्स हैं, तो वो हम अप्लाई करते हैं। ठीक है जी, कहता है बेंडिंग मोमेंट ऑफ पी एल बाई 4। आपको पता है सिंपली सपोर्टेड बीम और सेंटर में एक पॉइंट लोड लगा हो तो मैक्सिमम मोमेंट क्या होता है, पी एल बाई 4 में नेवर बी ऑब्टेन्ड इन अ सिंपली सपोर्टेड बीम सब्जेक्टेड टू अ सेंटर पॉइंट लोड if the member is not sufficiently strong। यानी कि वो कहना ये चाह रहा है कि लाजमी नहीं है कि बीम में इतना ही मोमेंट आपको जनरेट हो, अगर सफिशेंटली स्ट्रांग नहीं है तो PL/4 मोमेंट पहुंचने से पहले ही वो क्या कर जाएगा, यील्ड करेगा, फिर ब्रेक कर जाएगा बेंड करके। ठीक है, तो कहना ये चाह रहा है कि लाजमी नहीं है कि जो आप एनालिसिस में कर रहे हो वो पूरा उतरे, आप मेंबर को सफिशेंटली स्ट्रांग होना चाहिए ताकि वो इतना मोमेंट कि रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करे, उसको बेयर करे। ठीक है जी, तो दैट वाज द सिंपल। सो नेक्स्ट आ गया जी फैक्टर ऑफ सेफ्टी के मतलब आप पढ़ते हैं। सो फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ठीक है जी, और जनरली हम लोड के साथ अप्लाई करते हैं। ठीक है जी, फैक्टर ऑफ सेफ्टी या स्ट्रेंथ के साथ डिवाइड करते हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है आपने। अगर स्ट्रेंथ के साथ कोई चीज़ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे ये मैंने 5 फैक्टर आपको बताया, तो फिर ये 5 लेस देन 1 होगा। ठीक है, अदरवाइज लोड के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं
या कैपेसिटी के साथ डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है जी, फैक्टर ऑफ सेफ्टी, तो समटाइम इक्वेशन इस तरह से भी होती है, आर यू इक्वल टू आर एन डिवाइडेड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी। सो फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। अगर कहीं पे आप देखेंगे 5 फैक्टर यूज हो रहा है तो 5 विल ऑलवेज बी लेस देन 1। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी का पर्पस क्या होता है, ठीक है जी, फैक्टर ऑफ सेफ्टी का पर्पस क्या है, ब्रिंग द स्ट्रक्चर फ्रॉम स्टेट ऑफ कोलैप्स टू अ यूजेबल सर्विस स्टेट, ठीक है जी। तो कोलैप्स से वो थोड़ा सा कम पे ले आता है, ठीक है जी, यूजेबल सर्विस स्टेट पे ले आता है। अनसर्टेनिटीज इन लोड जो होती हैं, जो आपने लोड लिए हुए हैं, ठीक है, तो उसमें अनसर्टेनिटीज हो सकती हैं, एग्जैक्टली तो आप नहीं पता होता, ठीक है, तो आप एक्सपेक्टेड लोड ही लेते हैं, एक्चुअल लोड तो बाद में आना होता है, ठीक है, तो उसको आप क्या करते हैं, जस्ट एस्टिमेट करते हैं, तो उसमें अगर कोई अनसर्टेनिटीज़ हैं तो वो एडजस्ट हो जाती हैं, ठीक है। इसी तरह मटेरियल की स्ट्रेंथ में अनसर्टेनिटीज़ जो है वो भी प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। आप A36 डिज़ाइन में तो यूज़ कर रहे हो, यील्ड स्ट्रेंथ ले रहे हो, लेकिन जो फैक्ट्री में लेके आ रहे हो आप उसको, तो उसमें हो सकता है कि फैक्ट्री में कोई बैच अच्छा तैयार ना हुआ हो, ठीक है, तो उसको चेक करने के भी तरीके होते हैं, ठीक है। तो समटाइम कुछ एक टॉलरेंस होती है कि अगर इतनी रेंज में हो तो वो एक्सेप्टेबल होता है, ठीक है। उसके फिर पार्ट्स काट के क्या करते हैं, मशीन में डाल के टेस्ट करते हैं। तो स्टील का आपने स्ट्रेंथ टेस्ट किया होगा आई थिंक, ठीक है जी, तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ये आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में ये टेस्ट भी किया होगा और आपको ये पढ़ा होगा आपने, ठीक है। तो इसी तरह जो स्ट्रक्चर स्टील है उसमें से भी आप क्या करते हैं, थोड़ा सा काट के आप प्लेट्स को क्या करते हैं, मशीन में डाल के टेस्ट करते हैं, जिस तरह स्टील का सरिया या बार टेस्ट करते हैं, ठीक है। सेम कोड है, सेम उसी तरह से आप उसको क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं, ठीक है जी। तो अगर उसमें भी कोई अनसर्टेनिटीज़ हैं तो वो भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या करता है, कवर कर लेता है, ठीक है। इसी तरह पुअर वर्कमैनशिप है, ठीक है, लेबर किस तरह काम करती है, ठीक है, तो उसकी वजह से भी जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, ठीक है। सम टाइम होता है कि जब ट्रांसपोर्ट करते हैं मेंबर को, ठीक है जी, तो इसमें स्पेसिफिकली लिखा होगा, ठीक है जी। फैब्रिकेशन बनाते वक्त अगर कोई प्रॉब्लम हो गई हुई है, ठीक है, ऑलरेडी उसमें स्ट्रेसेस आ गई हुई हैं, ठीक है, या इरेक्शन स्टडीज़ हैं, आप साइड पे बना रहे हो, ठीक है, वो लेबर आपको पता है कैसे पटकती है सारी चीज़ों को, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या है, स्ट्रेसेस आ जाती हैं, ज्योमेट्रिकली इम्परफेक्शन आ जाती है, 100% सीधा मेंबर नहीं रहता, ठीक है, पहले से स्लाइडली था हल्का सा बैंड हो, तो उसकी वजह से क्या होती हैं, एडिशनल स्ट्रेसेस होती हैं, ठीक है, तो उनको भी क्या करता है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी कवर अप कर लेता है, ठीक है जी। तो कवर्स अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर इन थ्योरी। अब थ्योरी में आप बहुत सारी चीज़ों की क्या करते हैं, एग्जम्पशंस लेते हैं, ठीक है जी, कि अप टू इलास्टिक लिमिट मटेरियल बिहेव परफेक्टली इलास्टिक, ठीक है, हुक्स लॉ को ओबे करता है और फलाना डमकाना चीज़ें आप ये अज्यूम करके तो फिर आप क्या करते हो, स्ट्रक्चरल एनालिसिस करते हो और फिर आप डिज़ाइन करते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अगर मटेरियल वाकई में अच्छा है, गुड है, क्वालिटी कंट्रोल है, तो ये सारी अजम्पशन क्या करेगा, फुलफिल करेगा, एक्चुअल मटेरियल होगा। लेकिन अगर मटेरियल उस तरह से नहीं है तो कुछ क्या हो सकता है कि जो आपके अजम्पशंस हैं वो वैलिड नहीं हो सकती, ठीक है, तो क्या प्रैक्टिकली कंडीशन चेंज हो जाएगी, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी उनको भी क्या करता है, कवर अप कर लेता है, ठीक है। इसी तरह रिड्यूसेस द इफेक्ट ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स, ठीक है जी, तो नेचुरल डिजास्टर के जो इफेक्ट्स है वो भी रिड्यूस हो जाते हैं, ठीक है जी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी है तो कुछ ना कुछ वो कवर अप कर लेगा उसको भी, ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्यों ज़रूरी है। इसके बाद आती है लिमिट स्टेट। तो जैसे मैंने आपको पहले स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व दिखाई थी ना, ये वाली यील्ड स्ट्रेंथ है, फिर ये स्ट्रेन हार्डनिंग जोन है, तो आप क्या करते हो, आप कहते हो कि बस मेरे नज़दीक अगर स्ट्रेस यहाँ से बढ़ जाती है तो मेंबर क्या है, फेल है। आपने एक लिमिट लगा दी,
इस मटेरियल के लिए इससे ज़्यादा अगर स्ट्रेस बढ़ गई, मेरे लिए ये क्या है, डिज़ाइनर के लिए क्या है, फेल है। ऑब्वियसली उसके बाद क्या है, इसने यील्ड करना है, एक्सेसिव डिफ्लेक्ट करना है, काम का वो नहीं रहेगा, ठीक है, चाहे टूटे ना टूटे, ठीक है, टूटेगा बड़े दूर यहाँ जाके, ठीक है, काफ़ी देर बाद एक्सेसिव लोड के अंदर टूटेगा। लेकिन यील्ड कर गया तो वो बेंड बहुत ज़्यादा कर जाएगा, सर्विसेबल नहीं रहेगा, ठीक है, नो बॉडी विड लाइक टू यूज़ दैट बिल्डिंग, ठीक है, एक्सेसिव वाइब्रेशन या जो दूसरे पार्ट्स हैं उनमें लोड ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाता है, ठीक है, स्ट्रक्चर की वो जो सर्विसेबिलिटी है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो सर्विसेबिलिटी अगर डिस्टर्ब हो जाएगी तो स्ट्रक्चर यूजेबल है नहीं रहेगा, ऑल तो वो सेफ है। तो हम क्या करते हैं, एक लिमिट लगा देते हैं कि भाई यहाँ से स्ट्रेस बढ़ गई, हमारे नज़दीक वो मेंबर क्या है, फेल है। तो दिस इज़ कॉल्ड लिमिट स्टेट, कि यहाँ पे हमने लिमिट लगा दी, ठीक है जी। तो स्टेज इन लोडिंग आफ्टर विच द स्ट्रक्चर कैन नॉट फुलफिल इट्स इंटेंडेड फंक्शन, कि उसके बाद वो जो फंक्शन है, जो उसका यूज़ है, वो नहीं कर सकता वो, ठीक है। तो वो स्टेज क्या कहलाती है, लिमिट स्टेट। लिमिट स्टेट मे बी रिलेटेड विद स्ट्रेंथ और सर्विसेबिलिटी कंसिडरेशन, ठीक है जी। स्ट्रेंथ में क्या है, से हम कहते हैं कि लिमिट, मेरी लिमिट है यील्ड स्ट्रेंथ, जैसे ही यील्ड पे पहुंचेगा, ठीक है, अगर स्ट्रेस यील्ड से बढ़ जाती है, मटेरियल फेल है। सर्विसेबिलिटी क्या है कि अगर से एक मेंबर है और उसमें डिफ्लेक्शन एक लिमिट से बढ़ जाती है, ठीक है, या वाइब्रेशन का इफेक्ट आना शुरू हो जाता है स्ट्रक्चर में, तब भी क्या है, नो बॉडी विल लाइक टू यूज़ दैट बिल्डिंग, ठीक है। ऑल तो स्ट्रक्चरली सेफ है, वहाँ पे बैठना सेफ है, चलो से कह लें 100% सेफ हो, तब भी अगर बिल्डिंग वाइब्रेट कर रही हो, फ्लोर वाइब्रेट कर रहा हो, तो नो बॉडी विल लाइक टू यूज़ दैट, ठीक है। तो उसका पर्पस ख़त्म हो गया। तो सर्विसेबिलिटी भी आपने देखनी है और स्ट्रेंथ भी आपने देखना है, ठीक है। तो दोनों में अगर कोई लिमिट रीच कर जाती है, दैट विल बी एंड, कि भाई बस इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है जी। सो इसमें एक्चुअल कोलैप्स इज़ नॉट नेसेसरी, एक्चुअल कोलैप्स तक नहीं हम जाते, ठीक है, हम अपनी लिमिट स्टेट तक जाते हैं, ठीक है जी। सो स्ट्रेंथ लिमिट स्टेट correspond to maximum strengths such as ultimate ductile flexural strength, ultimate shear strength, buckling failure, fatigue, plastic mechanism, overturning and sliding, ठीक है जी। तो फ्लैक्चरल स्ट्रेंथ क्या होती है, बेंडिंग के अगेंस्ट स्ट्रेंथ, ठीक है जी। डक्टाइल फ्लैक्चरल स्ट्रेंथ होनी चाहिए। इसी तरह अल्टीमेट शीयर स्ट्रेंथ है, शीयर में क्या होता है, ब्रेक करता है, ठीक है। बकलिंग फेलियर, बकलिंग आपने ये चीज़ अब वीडियो देखनी है, ठीक है, जब ऑनलाइन है तो फिर आपने ये चीज़ ऑनलाइन ही अब इसको समझना है। तो बकलिंग ऑफ, मैंने आपको शायद लास्ट लेक्चर में ये थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था कि बकलिंग ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, हाँ आई थिंक मैंने इसको एक्सप्लेन किया था, तो आपने देख लेना है। तो इसकी वीडियोस भी होंगी, ठीक है जी। तो स्ट्रक्चर एनिमेशन, तो इसकी एनिमेशन वीडियोस भी होती हैं, ठीक है जी। से आप ओपन करेंगे तो Thanks to Curiosity. तो इस तरह से आपने कुछ कर लेना है। तो कॉपीराइट की वजह से मैं वीडियो नहीं शो कर रहा, ठीक है, क्योंकि ये आपकी रिकॉर्डिंग मैंने यूट्यूब पे अपलोड करनी है, वो बाद में फिर वो रिजेक्ट कर देगा इसे, ठीक है। तो ये वीडियोस आपने फिर खुद देख लेनी है, ठीक है। तो वरना लेक्चर की रिकॉर्डिंग आपको नहीं मिलेगी अगर मैंने यूट्यूब की वीडियो पे दिखा दिया आपको, ठीक है। तो ये आप लोगों ने खुद देख लेनी है। सो इसी तरह शीयर में क्या होगा, वो ब्रेक होगा, ठीक है जी। फटीग, फटीग किसको कहते हैं जी, रिपीटेड साइकिल ऑफ लोडिंग, कि एक मेंबर के ऊपर बार बार लोड लग रहा है, बार बार लोड लग रहा है, रिमूव हो रहा है, लग रहा है, रिमूव हो रहा है, ठीक है। तो जनरली फटीग बिल्डिंग में बहुत कम होती है, ठीक है। तो उसकी पूरी सर्विस लाइफ के अंदर इतने लोडिंग साइकिल नहीं होते, ठीक है। बट व्हाट अबाउट हाईवे ब्रिज, जहाँ पे
हर 10-15 सेकंड बाद या 1-2 मिनट बाद ट्रक गुजरेगा, ठीक है, तो लोड लगेगा रिमूव होगा, लोड लगेगा रिमूव होगा, ठीक है। तो उसके तो 20,000 साइकिल एक दिन में पूरे हो जाएंगे। सो फटीक वहाँ पे आती है जहाँ पे रिपीटेड लोड होता है। इसी तरह आपको रेल की पटड़ी है या रेलवे ब्रिज आप डिज़ाइन कर रहे हो, ठीक है, दिन में 5-6 बार या 10 बार तो ट्रेन गुजरती होगी, ठीक है, तो एक साल के अंदर ही 20,000 साइकिल पूरे हो जाते हैं लोडिंग के। तो 20,000 साइकिल से अगर लोडिंग के साइकिल्स बढ़ जाते हैं तो उसमें फटीग आना शुरू हो जाती है, मेंबर क्या डिटोरिएट होता है। वो आपने एक वो सुना होगा ना कि पानी अगर एक एक कतरा टपकता रहे ना तो चट्टान में भी सुराख हो जाता है। सो दैट्स जस्ट अ सिंगल, वो जो लोड है वो सिंगल वाटर के ड्रॉप का इम्पैक्ट है, ठीक है। तो एक सिंगल ड्रॉप का कितना वेट या लोड होगा उसका इम्पैक्ट पड़ता रहता है, पड़ता रहता है, पड़ता रहता है, यहाँ तक कि एक पूरी चट्टान ब्रेक हो जाती है, ठीक है। सो दैट इज़ फटीग। तो बार बार जब एक चीज़ लोड एक पॉइंट पे अप्लाई होगा रिमूव होगा, अप्लाई होगा रिमूव होगा, अल्टीमेटली वो क्या करेगी, फटीग में आ जाएगी और वो उसकी जो स्ट्रेंथ है कम हो जाएगी और ब्रेक कर जाएगा वो, ठीक है। तो फटीग भी हम इंट्रोड्यूस करते हैं। होपफुली फटीग आपको समझ आया होगा। इसी तरह प्लास्टिक मैकेनिज़्म है, ठीक है जी। तो प्लास्टिक मैकेनिज़्म बेसिकली यील्ड के बाद ये जो मैकेनिज़्म है ये सारा प्लास्टिक मैकेनिज़्म कहलाता है, ठीक है। अब ये मटेरियल क्या है, तो अगर आप उसकी पूरी ज्योमेट्री को भी साथ डिस्कस करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड प्लास्टिक मैकेनिज़्म, के यील्डिंग के बाद या अप टू फेलियर के करीब करीब जो होता है ये पार्ट, दैट इज़ प्लास्टिक मैकेनिज़्म, ठीक है जी। तो इसके ऊपर अभी भी रिसर्च जारी है। तो प्लास्टिक एनालिसिस के ऊपर ये रिसर्च जारी है, ठीक है, लेकिन स्टिल अभी मार्केट में ये प्लास्टिक एनालिसिस और प्लास्टिक डिज़ाइन अभी भी उस फुली जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सका, ठीक है। तो अभी भी हम लिमिट स्टेट डिज़ाइन ही कर रहे हैं, ठीक है जी। तो प्लास्टिक मैकेनिज़्म बहरहाल स्टिल हम लिमिट स्टेट में भी स्टडी करते हैं, ओवर टर्निंग एंड स्लाइडिंग। तो ये जनरली ओवर टर्निंग आपको पता है कि एक चीज़ ओवर टर्न होगी, स्लाइड है कि वो फाउंडेशन से ही खिसक गया है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने अंडरस्टैंड करनी है। फिर सर्विसेबिलिटी लिमिट स्टेट्स, these are also very important, are concerned with occupancy such as excessive deflections, undesirable vibrations, permanent deformations, ठीक है, परमानेंट आ गई हैं किसी भी में, एक्सेसिव क्रैकिंग है, एंड बिहेवियर इन ए फायर, अगर आग लग जाए तो क्या बिहेवियर होगा, ठीक है जी। सो दीज आर आल्सो इम्पोर्टेंट। तो स्ट्रक्चर शुड नॉट क्रॉस एनी स्ट्रेंथ और सर्विसेबिलिटी लिमिट फॉर अ परफेक्ट डिज़ाइन। तो जो भी स्ट्रक्चर है ना तो उसको स्ट्रेंथ लिमिट एक्सीड करनी है, ना ही उसको सर्विसेबिलिटी लिमिट एक्सीड करनी है, ठीक है जी, फॉर अ परफेक्ट डिज़ाइन। सो इन जनरल स्ट्रक्चर्स आर डिज़ाइंड फॉर स्ट्रेंथ अगेंस्ट लोड। तो स्ट्रेंथ एंड डक्टिलिटी ये हम ब्रेक के बाद पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हमारा लेक्चर का टाइम एंड होने वाला है, तो यहाँ पे हम रिकॉर्डिंग को क्लोज़ कर देते हैं और